जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं, खूब मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं। बच्चों, त्योहारों का सिलसिला समाप्त होने वाला है। अब प्रारंभ करते हैं, हम लोग अपनी पढ़ाई को धार देते हैं। तो हम पढ़ रहे थे बच्चों हिंदी का व्याकरण। हर किसी भी भाषा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उसका व्याकरण होता है। तो हमने पिछले क्लास में आ, यहाँ तक देख लीजिए बच्चों, एक नज़र आप दौड़ा लीजिए जो पिछली क्लासेज में आपने पढ़ा है। हमने श्रुतमूलक या और वा से संबंधित चीज़ों को समझ लिया था, और उसमें संज्ञा विशेषण क्रिया में कैसे कैसे यूज करना है, शब्दों का प्रयोग करना, ये हमने सीख लिया था बच्चों। पिछले वीडियो को आप अवश्य देखिएगा, क्योंकि शुरुआत से जब चीज़ों को देखेंगे समझेंगे और थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। और समय का अभाव हो, आपके पास समय की कमी है, तो आप वीडियो को थोड़ा फास्ट मोड में करके अवश्य देखिएगा। चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास वाइज प्लेलिस्ट में तैयार कर रहे हैं बच्चों। एक एक हर एक क्लास का अलग अलग प्लेलिस्ट तैयार है। कक्षा 9, 10, 11 और 12, ये जो 4 क्लासेस हैं हिंदी सब्जेक्ट का बच्चों, संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको प्रोवाइड हो रहा है। कम से कम 80% चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जा चुका है बच्चों, और 20% और धीरे धीरे कंप्लीट करने के बाद आप सभी क्लासेस 9 to 12 सभी के लिए मॉडल पेपर लेके उपस्थित होंगे। कम से कम 5 से 7 मॉडल पेपर आपको करवा देंगे, और ठीक वहीं से आपको क्लासेज में आपके परीक्षा में चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो बच्चों, आप उन वीडियो को देख लीजिए, अवश्य देखिए। अब आइए हम विभक्ति चिन्ह से प्रारंभ करते हैं, जो कि हमारे हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कि विभक्ति संबंधी या वाक्य संबंधी या मात्रा संबंधी या लिंग संबंधी जो त्रुटियां होती हैं, वो आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसको और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो देखिए बच्चों, विभक्ति चिन्ह क्या है। विभक्ति और सर्वनाम के मध्य में ही तक आदि निपात हो, तो अब ये भी आपने जान लिया कि ही हो गया, तक हो गया, तो हो गया, ही हो गया। तो ये सारी चीजें बच्चों क्या होता है, निपात होता है। जाता तो हूं, यही है, वहां तक गया था, इस ये सारे शब्द बच्चों क्या होते हैं, निपात होते हैं। अब आइए देखते हैं और क्या कहते हैं। विभक्ति जो है, तो विभक्ति को ये अलग अलग लिखा जाए, ये बता रहे हैं। इसमें थोड़ा सा यहाँ पर पहले हटाते हैं। हम क्या कह रहे हैं कि विभक्ति और सर्वनाम के मध्य ही तक आदि निपात हो तो विभक्ति को अलग अलग लिखा जाए। जैसे मुझ तक को, अब देखिए तक यहाँ पर क्या है, निपात है, और मुझको लिखना होना चाहिए ना, होना क्या यहाँ पर चाहिए, मुझको। लेकिन यहाँ पर निपात आ गया, तो निपात को बीच में रखा गया, मुझ तक, फिर उसके बाद को रखा गया। देखिए बच्चों, ये सारी चीजों को आप समझिए। अब आगे दूसरा देखिए कि आप ही के लिए, अब यहाँ तो आपके लिए होना चाहिए है ना, लेकिन निपात यहाँ पर देखिए ही है, तो ही के बाद के लिए रखा गया। आपके लिए ठीक है, लेकिन यहाँ पर निपात आ गया। हमें विश्वास है बच्चों, चीजें आप समझ पा रहे हैं और बिल्कुल समझ पाएंगे। ये आपकी परीक्षा में भी आएगा और आपके हिंदी विषय के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी भी भाषा का बच्चों उसका व्याकरण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने पहला पॉइंट समझा कि जो क्या कहते हैं, निपात। ये जो निपात है, तो वो क्या कहते हैं, विभक्ति को अलग अलग लिख दिया जाता है, लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए मुझको, अब को यहाँ पर विभक्ति है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, तो ये सब जो है बच्चों ये क्या है, विभक्ति है। तो जब विभक्ति क्या कहते हैं, ये निपात का जब प्रयोग किया जाएगा तब ये विभक्ति को अलग कर दिया जाएगा, इकट्ठा नहीं। जैसे मुझको, तो मुझ अलग हो जाएगा, को अलग हो जाएगा। अब दूसरे पॉइंट को समझते हैं हम लोग। हिंदी के विभक्ति चिन्ह सभी प्रकार की संज्ञा शब्दों से प्रतिपादिक से अलग अलग लिखे जाएं। जैसे सीता ने, अलग अलग, यदि सीता और ने इकट्ठा लिख दिया, नहीं, सीता को सीता से, ये विभक्ति जो है बच्चों ये अलग अलग लिखा जाए। ये बता रहे विभक्ति के बारे में समझिए कि क्या क्या है। पहले आपने समझा कि अगर निपात आ जाए तो अलग कर दिया जाएगा, और दूसरा आपसे कह रहा है कि संज्ञा शब्दों में अगर प्रतिपादी अर्थात संज्ञा के साथ जोड़ा जाए तो भी अलग किया जाए। जैसे सीता ने सीता को सीता से, ये ने को से, सब विभक्ति है। तीसरे पॉइंट को समझते हैं बच्चों। यदि सर्वनाम के साथ दो विभक्ति चिन्ह भी हों तो उनमें से प्रथम मिलाकर द्वितीय अलग अलग लिखा जाना चाहिए।
जैसे यहाँ पर है हमारे, अब दूसरा है लिए, उनमें से। क्या कह रहा है? सर्वनाम। क्या हमारे क्या है? सर्वनाम ही तो है, हमसे हमारे बना है, सर्वनाम ही तो है ये, हमारे और उसमें। तो यही कह रहे हैं कि अलग अलग लिखा जाए। अब हमने समझ लिया विभक्ति से संबंधित नियमों को कि कैसे लिखना है विभक्ति को। विभक्ति मतलब कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, ये सब जो शब्द हैं बच्चों, को, के लिए, से, के द्वारा, अलग, ये सारी चीजें बच्चों विभक्ति होती हैं। अब आइए चंद्र बिंदु से संबंधित चीजों को समझ लेते हैं कि चंद्र बिंदु एवं अनुस्वार, जो ऊपर बिंदी होता है अक्षरों के, उसे अनुस्वार कहते हैं, और जो चंद्रमा के समान लगा के बिंदी लगाए तो उसे चंद्र बिंदु कहते हैं। पहले पॉइंट को देखिए, चंद्र बिंदु एवं अनुस्वार दोनों ही प्रचलित रहेंगे, मतलब दोनों ही प्रचलित हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ चंद्र बिंदु या अनुस्वार ही सिर्फ, ऐसा नहीं है। दूसरा पॉइंट देखिए, जैसे संयुक्त व्यंजन के रूप में जहाँ पंचमाक्षर के पश्चात, फिर से समझिए बच्चों, जो संयुक्त व्यंजन है, मान लीजिए छात्राज्ञा, ये संयुक्त व्यंजन है, तो कह रहे हैं इनके रूप में, या मान लीजिए आ गया क्या कहते हैं, बिल्ली आ गई, दिल्ली आ गई, जैसे दो शब्द आ जाएं, ये जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं संध्या, तो संध्या में क्या है? दो संयुक्त व्यंजन है। यहाँ पर देखिए, तो इस प्रकार से दो, जहाँ सब, अब यहाँ देखिए आधा माँ और पा है, तो यही चीज बताना चाहते हैं कि संयुक्त व्यंजन के रूप में जहाँ पंचमाक्षर, पंचम अक्षर के पश्चात समान वर्ग, एक ही वर्ग वाले शेष चार वर्णों में से कोई वर्ण हो तो अनुस्वार, जैसे संपादन और संध्या आदि, ये सब पंचमाक्षर जैसे संपादक हो गया, संध्या हो गया, दोनों का ही प्रयोग किया जा सकता है। प्रायः जहाँ सामान्य हिंदी लेखन की बात हो वहां पर अनुस्वार प्रयुक्त किया जाता है, जैसे सिर्फ बिंदी लगा दिया जाता है, तथा जहाँ संस्कृत या सांस्कृतिक हिंदी का लेखन हो वहां पर पंचमाक्षर का प्रयोग किया जाता है। पंचमाक्षर अर्थात पांचवा अक्षर, ताथा दाधा ना प फ ब भम्मा, ये जो पांचवा अक्षर है, ना मा टाठा डाढ़ा आड़ा, ये सब पंचमाक्षर अक्षर की बात कर रहे हैं। तो अब ये तीसरे पॉइंट को हम लोग समझते हैं कि क्या कह रहा है। तीसरा पॉइंट है कि पंचमाक्षर जो पंचम अक्षर है शब्द में दो बार प्रयुक्त होता है। तो कह रहा किसी भी शब्द में अगर ये जो पंचमाक्षर है वो दो बार अगर आ जाता है तब क्या करेंगे? तो प्रथम पंचमाक्षर अनुस्वार, अच्छा ये अंगाड़ जा अड़ा ना मा, मतलब ये जा नहीं बच्चों, या अंगा अड़ा या अड़ा नामा के रूप में, अनुस्वार जो के रूप में परिवर्तित नहीं होता। जैसे अन्न, तो यहाँ पर जो आधा वाला ना है वो ना लिखकर यहाँ पर अन्न ऊपर बिंदी लग जाएगा, अनुस्वार लग जाएगा। सम्मेलन, तो यहाँ पर ऊपर सम्मेलन लग गया, ये आपको बताना चाहते हैं। पांचवा पॉइंट देखिए बच्चों, यदि पंचमाक्षर या वह के पहले आता है तो वहां वही अपने वास्तविक रूप में लिखा जाएगा, उसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता। जैसे घंटा, देखिए दंड। अब देखिए पांचवा पॉइंट, जैसे शा शा शाह ऊष्म स्वर से पहले लगने वाले अनुस्वार, जैसे ये जो अक्षर हैं शा शा शाह, इससे पहले लगने वाले जो अनुस्वार हैं को पंचमाक्षर में नहीं बदला जा सकता। जैसे अंश, तो ऐसे नहीं लिखा जाता, कंस ऐसे नहीं, ये बताना चाहते हैं। यदि सम उपसर्ग के पश्चात, सम उपसर्ग के पश्चात अंतः अस्थ या ऊष्म वर्ण, अंतस्थ या अलावा या ऊष्म शाशा शाह वर्ण आता है तो माँ का रूपांतरण निश्चित रूप से हो जाता है। जैसे समधनवाद, तो संवाद हो जाएगा, ऊपर अनुस्वार लग गया। समधन रचना, संरचना। आपसे संधि विच्छेद में पूछ सकता है कि संरचना का संधि विच्छेद बताइए, तो आप बताएंगे सम धन रचना। नहीं तो कंफ्यूजन है कि पढ़ने में तो संरचना आ रहा है तो आप लिख दें सन धन रचना, नहीं सम धन रचना। संवाद, संगम, सम धन अगम, संगम। अब देखिए छठा पॉइंट, सातवें पॉइंट को देखते हैं बच्चों। इकारांत या उकारांत शब्दों को बहुवचन को के रूप में बनाते वक्त, इकारांत या उकारांत मतलब अंत में ई हो या छोटा ऊ हो, उसको बहुरूप बहुवचन में अगर बनाना है तब उस वक्त बड़ी ई और बड़ा ऊ क्रमशः छोटी और छोटा ऊ बन जाते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पर
नदी है तो दा पर बड़ी का मात्रा है, लेकिन इसको बहुवचन बनाया गया तो इसी दा पे ये छोटी हो गया, नदियां। बहु, बहु बड़ा, यहाँ पर बड़ा ऊ का मात्रा रहेगा बहु में। अब यही यहाँ पर बहुए में छोटा ऊ का रूप ले लेगा, बड़ा ऊ, यही बताना चाहते हैं। अब अगला नियम देखिए बच्चों 8वें नंबर पर, कि चंद्र बिंदु के बिना अधिकतर अर्थ में भ्रामक की स्थिति बन जाती है, जैसे हंस आदि में। ऐसे भ्रम को दूर करने के लिए चंद्र बिंदु का अवश्य प्रयोग किया जाना चाहिए। हलंत चिन्ह में देखिए, हलंत चिन्ह संस्कृत मूलक तत्सम रूपों शब्दों की वर्तनी सामान्य संस्कृत रूप में ही रखा जाए, किंतु कुछ शब्दों में हलंत चिन्ह खत्म हो चुके हैं, जैसे विद्वान, अब इस नाम में नहीं हलंत लगा है। महान, संवत, इन सब में अब हलंत का प्रयोग नहीं किया जाता। हलंत का मतलब ये होता है बच्चों, जैसे कोई अक्षर लिखा हुआ, मान लीजिए ता लिखा, अब इसके नीचे ऐसे ये लगा दिया जाए, पा लिखा इसके नीचे ऐसे लगा दिया जाए, दा लिखा है अब इसके नीचे ऐसे नीचे लगा दिया जाए, तो उसको, जैसे अब यहाँ पर आपको लिखना है स्वागतम, स्वा ग त अ अब इसके नीचे ऐसे हलंत लग जाता है, इसी को हलंत कहते हैं। तो अब आगे हम लोग फिर बढ़ते हैं और देखते हैं 10वें पॉइंट पे क्या कहा जा रहा है। ध्वनि परिवर्तन संस्कृत तत्सम शब्दों की वर्तनी को जैसी है वैसे ही लिया जाता है, जैसे गृहीत, अत्यधिक, प्रदर्शनी। और 11वें पॉइंट पे देखिए बच्चों, ऐ और औ का प्रयोग, इनका प्रयोग दो प्रकार की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जैसे पैसा, पय हो गया, औरत, औ हो गया। अब हिंदी तर ध्वनियां, हिंदी से इतर ध्वनियां, हिंदी तर का मतलब हिंदी से जो इतर ध्वनियां हैं। हिंदी में कुछ इस प्रकार के शब्द भी हैं जिनके दोनों अर्थात दो दो रूप बराबर चल रहे हैं, अतः दोनों रूपों को एक सी मान्यता दे दी गई है, जैसे वापिस, वापस, दोबारा, दोबारा आदि। अरबी, फारसी या अंग्रेजी मूलक वह शब्द हैं जो हिंदी के अंग बन चुके हैं, तथा विदेशी ध्वनियों का हिंदी रूपांतर भी हो चुका है तथा हिंदी रूप में मान्यता प्राप्त है, जैसे दाग। अब देखिए यहाँ पर नुक्ता लगा हुआ, कलम। आपने अभी तक पढ़ा वर्ण के स्तर पर नियमों को कैसे पालन करना, विभक्ति में कैसे लिखना है, बहुत सारी चीज़ों को आपने पढ़ लिया। अब इसको 2 से 3 बार समझ लीजिएगा। किसी भी वीडियो को बच्चों आपको 3 बार अवश्य देखना पड़ेगा समझने के लिए। आप ऐसा करके देखिए, समझ में ना आए तो फिर हमसे कहना। 3 बार, लेकिन पूरे ध्यान से समझना है आपको। समय कम हो तो वीडियो का स्पीड बढ़ा के देखिए, पर 3 बार अवश्य देख लीजिए 2 दिन में। अब देखिए, अब वाक्य स्तर पर चीजों को, नियमों को समझ लेते हैं। वाक्य स्तर पर वर्तनी की स्पष्टता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए, जैसे योजक प्रयोग। सा से पहले योजक चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए, अर्ध भेद पैदा होने का डर रहता है, नहीं तो फिर जैसे जलसा, अब यहाँ पर ये होना चाहिए, योजक चिन्ह होना चाहिए, है ना बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। क्रियापद में संयुक्त क्रियाओं में सभी अंगभूत क्रियाएं अलग अलग लिखी जानी चाहिए, जैसे लिखा करता था, घूमा करेगा, सोता रहेगा, चलते जा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि क्रिया में सभी अंगभूत क्रियाएं, प्रथम प्रत्यय को क्रिया मिलाकर लिखना चाहिए। प्रथम प्रत्यय में क्रिया को मिलाकर लिखना है, जैसे जा, तो अब प्रथम तो जा है, दूसरे में जाकर, जा जाकर, मिला मिलाकर, इस तरह से। विराम चिन्हों को समझ लेते हैं। विराम चिन्हों का प्रयोग वाक्यों के अर्थ की स्पष्टता लाने के लिए विराम चिन्हों का सही और पूरा ज्ञान होना चाहिए, और तथा समुचित प्रयोग स्पष्टता लाने के लिए करना चाहिए, जैसे वो चला गया। अब गया के बाद पूर्ण विराम लग गया, और वाक्य भी कंप्लीट है, वो चला गया, कोई है जो चला गया है, अर्थ दे रहा है। जब तक इसमें कोई आश्चर्य सूचक या प्रश्न सूचक आदि विराम नहीं चिन्ह नहीं लगाए जाएंगे, तब तक इसके सही अर्थ का ज्ञान नहीं होगा। हिंदी में वर्तनी संबंधी अशुद्धियां निम्न प्रकार से हैं बच्चों। तो आइए अब हम मेन टॉपिक पे, जो हमारी परीक्षा के दृष्टि में है। अभी तक हम नियम पढ़ रहे थे, क्योंकि जब किसी भी चीज को पढ़ने के लिए, जैसे आपको सवाल लगाना है, तो फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, फार्मूला को समझना पड़ेगा। आपने फार्मूला समझ लिया, अब चीजें आपके लिए आसान रहेंगी, फटाफट सवाल लगाएंगे, तो अब आप चीजें आगे फटाफट कर पाएंगे। चलिए,
अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो स्वर एवं मात्रा संबंधी अशुद्धियां, स्वर एवं मात्रा संबंधी अशुद्धियां सबसे पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पर पहले इसको ध्यान से सुनिए बच्चों। स्वर एवं मात्रा के गलत प्रयोग के कारण स्वर संबंधी अशुद्धियां उत्पन्न होती हैं। इनके कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे आ के स्थान पे बड़ा आ लिखे जाने वाली जो अशुद्धियां हो जाती हैं। अब यहाँ पर समझिए बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से यही सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अब आप पहले अशुद्ध को देखिए। आजकल, आज काल, तो आजकल नहीं होगा, आजकल होगा। आधीन, आधीन नहीं होगा, अधीन। अत्याधिक, गलत, अत्यधिक। हाथनी, गलत, हथनी। ढाकना, गलत, ढकना। सही है। तो आप सही शब्दों को फिर से एक बार पढ़िए। आजकल, अधीन, अत्यधिक, हथनी, ढकना। ये तो हो गए शुद्ध शब्द। फिर से अब अशुद्ध और शुद्ध को। अनाधिकार, अनाधिकार, अनधिकार। गत्यावरोध, गत्यावरोध, तो गत्य अवरोध होगा, गत्यवरोध, गत्यवरोध है ना बच्चों। यहाँ पर गत्यावरोध है ना, तो आ नहीं रहेगा, गत्यवरोध। बारात, गलत, बारात रहेगा, बारात नहीं रहेगा, बरात रहेगा। दुरावस्था, क्या दुरावस्था नहीं, दुर्वस्था। आवश्य, आवश्य, गलत, अवश्य। देखिए अब सही चीजों को देखिए। अनधिकार, गत्यरोध, बरात, दुर्वस्था, अवश्य। ये सारी चीजें। अब यही चीज आपको परीक्षा में दिया जाएगा। कहेंगे कि 2 शब्द 3 शब्द दे देंगे, कहेंगे कि निम्न 2 शब्दों का सही उच्चारण लिखिए, सही शब्द लिखिए, या ऑप्शन में ही दे देंगे। आप जानते हैं 20 अंक आपका आएगा ऑब्जेक्टिव में, जिसका आपको किस में, OMR सीट में फिलअप करना रहेगा बच्चों। तो उससे भी हम आपको अवगत कराएंगे। आप बेफिक्र होकर बस निरंतर पढ़ते जाइए। जब मॉडल पेपर लेके आएंगे तो आपके लिए वो OMR सीट भी लेकर आएंगे, वहां पर आपको फिल भी करना सिखाएंगे कि कैसे आपको फिल करना है। अब अशुद्ध शब्दों को देखिए और शुद्ध फिर समझिए। आकाश, अब यहाँ देखिए, बड़ा आ के स्थान पे छोटा आ लिख जाता तब भी अशुद्धियां। कहीं बड़ा आ की आवश्यकता, लेकिन आपने छोटा आ लिख दिया। जैसे अब आकाश में बड़ा रहता, लेकिन यहाँ पर आकाश लिखा है। सही यहाँ पर है आकाश। आवाज, गलत, आवाज। व्यवहारिक, व्यावहारिक। बादाम, बादाम। स्वाभाविक, गलत, स्वाभाविक। आविष्कार, गलत, आविष्कार। सही है। नाराज, गलत, नाराज। सही है। नलायक, नलायक, गलत, नालायक। स्वाध्याय, स्वाध्याय नहीं, स्वाध्याय, स्वाध्याय। संसारिक, गलत, सांसारिक। तो अब शुद्ध शब्दों को देखिए बच्चों। आकाश, आवाज, व्यावहारिक, बादाम, स्वाभाविक, आविष्कार, नाराज, नालायक, स्वाध्याय, सांसारिक। ये रही आपकी वर्तनी संबंधी बच्चों अशुद्धियां और शुद्धियां। तो अभी आज आपने देखा कि छोटा आ के बड़ा आ के स्थान पे छोटा आ, या छोटा आ के स्थान पे बड़ा आ लग जाने से शब्दों में अशुद्धियां आ जाती हैं। इसी को हमको सीखना है। अब आपको नेक्स्ट क्लास में लेके चलेंगे। ई के स्थान पे बड़ी ई लिख जाने से अशुद्धियां हो जाती हैं। तो मिलते हैं बच्चों इसी तरह से। आप थोड़े थोड़े, अभी हम कम से कम 3 वीडियो में और प्रोवाइड करेंगे, तब जाके बच्चों ये कंप्लीट होगा। ये सारी देख लीजिए चीज़ों को। आपको अलग अलग हर तरह से, एक आय के स्थान पे ए का प्रयोग, या ए के स्थान पे आय का प्रयोग, ओ के स्थान पे औ लिख जाने से अशुद्धि हो जाता है, औ के स्थान पे ओ लिख जाने से अशुद्धि हो जाता है। यही सारी चीज़ें हम 2 से 3 वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि समय का अभाव अब है, आपका परीक्षा आने वाला, इसलिए हम आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें प्रोवाइड करें, पर सारी मैटर आपको देंगे बच्चों जो इम्पोर्टेंट होगा। अब समय कम है, इसलिए हम बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट हैं आपकी परीक्षा में आएंगे ही आएंगे, वहीं से क्वेश्चन लेके और वही टॉपिक लेके आपके सामने प्रस्तुत होंगे, और उतनी ही चीज़ें आपके सामने लाएंगे जो कि आपकी परीक्षा में आ जाएं, आपको बहुत ज़्यादा उलझना ना रहे। तो इस प्रकार से चीज़ें हैं बच्चों, देख लीजिए। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कम से कम एक वीडियो हम बना चुके हैं शुरुआत का, आप उसको 2 से 3 बार फास्ट मोड करके ही देख लीजिए बच्चों। सुनिए जरूर, जब तक सुनेंगे नहीं तब तक चीज़ें समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि जो व्याकरण है नियम पर आधारित है। जैसे आपका मैथ है फार्मूले पर आधारित है, उसी प्रकार से किसी भी भाषा का व्याकरण होता है। तो इसीलिए हमको बहुत विस्तार से एक एक चीज को हमने पढ़ाया है। ऐसे सिर्फ अशुद्धियां संबंधी लेके चले आते, नियम नहीं पढ़ाते, तो क्या आपको दिमाग में बैठता? नहीं बैठता जल्दी। तो अब मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए आप खूब स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और बस निरंतर पढ़ते रहिए। जय हिंद बच्चों।